विच आर कायरल बट डू नॉट हैव कायरल सेंटर। कायरल तो होते हैं लेकिन उनमें कायरल सेंटर नहीं होता है। तो अपन को ऐसे कंपाउंड पढ़ने हैं जो खुद तो कायरल है लेकिन उनमें कायरल सेंटर नहीं है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड्स which do not have chiral center. Chiral center but show optical activity. But can show optical activity क्योंकि उसमें भी अपन कंडीशन तो देखेंगे ही भाई। But can show optical activity है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो एक्टिविटी शो कर तो सकते हैं लेकिन उनमें कायरल सेंटर नहीं होता है। तो ठीक है भाई, लिख लिया अपन ने साफ साफ। तो अपन एक तो पढ़ेंगे अपन क्या, एलिन्स। दूसरा अपन पढ़ेंगे क्या, बाइफेनाइल्स। और थर्ड अपन पढ़ेंगे क्या, ये कंपाउंड्स होते हैं स्पाइरेट्स। ये वो कंपाउंड है जिनमें कायरल सेंटर तो नहीं है लेकिन कायरलिटी है। तो कायरल सेंटर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम लेकिन कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है भाई, तो अपन बात करेंगे एलिन्स की। अगर हम एलिन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ऐसे की बात कर लेते हैं भाई एलिन्स में। तो अब होता क्या है ना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि जिन ग्रुप के बेसिस पे आप ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहे हैं उनको डिफरेंट प्लेन्स में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो एलिन्स आर दोस कंपाउंड जिनमें अपन को पता है ये सब ऐसे होता है, इनको अपन एलिन कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, तो अपन एलिन्स बोलेंगे। ठीक है ना, ये एलिन्स हो जाएंगे, ये सब एलिन्स। एलिन्स के स्ट्रक्चर्स भी अपन को पता है क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली मतलब एलिन्स को वेजडस फॉर्म में ही बना लेता हूं। अब अगर अपन एलिन को वेजडस फॉर्म में बनाएंगे तो सपोज करते हैं अपने पास ये गिवन है ऐसे, ये बॉन्ड दोनों बोर्ड के प्लेन में। अपन को एक बात अच्छे से पता है, कोई भी कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा उसके बॉन्ड का प्लेन, उस कार्बन से जो बॉन्ड अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड, उसके बॉन्ड का प्लेन, सिग्मा बॉन्ड का प्लेन और पाई बॉन्ड का प्लेन परपेंडिकुलर होगा। अगर ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो पाई बॉन्ड बोर्ड से परपेंडिकुलर होगा, ये अपन को अच्छे से पता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, इधर मतलब इसका मतलब है जिस प्लेन में ये दोनों होंगे ये पाई बॉन्ड उससे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भाई, तो बना देते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये अपना पाई बॉन्ड हो गया परपेंडिकुलर टू दैट। ठीक है, अब जिस प्लेन में ये पाई बॉन्ड होगा तो अगर आप फिर से पाई बॉन्ड बनाओगे तो उसका प्लेन अलग होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसमें आपने बीच वाले कार्बन से अगर पीजेड से बनाया हुआ है ये। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, हाँ पूछ लेता हूं। मैक्सिमम इफेक्टिव ओवरलैपिंग एंड स्टेबल ओवरलैपिंग। कभी कभी होता क्या होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बाद में फिर वो नहीं आता दिमाग में, तो आया तो मैंने पूछ लिया तुमसे। बताओ भाई, ये होगा क्या सर? आंसर इज ई। डी डी सी वाला। ए और सी। भाई साहब, इसमें मैंने क्वांटम नंबर्स भी चेंज कर रखे हैं कहीं कहीं, ये भी देखना।
सर बी ही। करेक्ट है, क्योंकि ये 1s ऐसे हो जाएगा और 2s ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला एरिया अच्छा इफेक्टिव नहीं आ पाएगा। 1s ऐसे हो जाएगा इसके बराबर, लेकिन ये 2p जो होगा ना वो इलोंगेटेड होता है ना ऐसे, तो उसमें एरिया ज्यादा आता है इसके कंपैरिजन में। 2p जो पाई बॉन्ड तो भूल ही जाओ, इसकी बात करते हैं, दोनों ही इलोंगेटेड है, इसलिए एरिया उतना नहीं आ पाएगा। बॉन्ड तो बनेगा, ओवरलैपिंग तो होगा, लेकिन एरिया उतना नहीं होगा जितना 1s और 2p में हो जाएगा। तो इसका साइज मतलब ऑर्बिटल ये इलोंगेटेड होगा ना, तो काफी अंदर तक इसमें बॉन्ड बना सकता है, और ये स्फेरिकल है, तो ज्यादा इफेक्टिव ये हो जाएगा 1s एंड 2p। सर तो हम जो ऐसे पढ़ते हैं कि डायरेक्शनल जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऐसा ये सब डायरेक्टली हमें याद ना रखे ऐसे। नहीं, वो कैसे अपन याद रखेंगे? आप क्वांटम नंबर सेम बोलो, आप क्वांटम नंबर सेम बोलते हैं, 1s 1s अपन इसी को ज्यादा बता देते हैं, क्योंकि नॉन हाइब्रिडाइज्ड बात कर रहे हो आप। मैंने दोनों अलग अलग बताए हैं। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो पीपी ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन एसपी ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन एसएस ओवरलैपिंग, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो एसएस ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन एसपी ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन पीपी ओवरलैपिंग, नॉन हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन ये एसएस ओवरलैपिंग तभी ना जब आप उसकी बात कर रहे हो, क्वांटम नंबर सेम है, वरना तो एसपी हो जाएगा अगर क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा तो थोड़ा एकदम से याद रखना ठीक नहीं रहेगा, क्वांटम नंबर चेक जरूर करो। वैसे इससे डी तो कभी बना ही नहीं सकते, पी में अपन ने देख लिया कैसे करना, राइट? ये 1s होता तो मैं उसी को टिक करता, 1s होता। तो ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये नॉन हाइब्रिड, ये नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो ध्यान रखना। चलो फिर वापस अपन चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस और बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि हाँ। फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे ना जिनको मतलब जैसे अब मैं भी पढ़ता हूँ, ऑब्वियसली बात है, पढ़ते तो हैं, तो कभी कभी मुझे कोई बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी मिल जाता है, तो तुम लोग भी पूछते हो मुझसे क्वेश्चन, तो मुझे भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें मुझे मजा आता है, मतलब उसका आंसर मुझे भी नहीं पता लेकिन क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं तुम्हें पोस्ट किया करूंगा फिर वो सर सबसे डेली पोस्ट। टूपी में हाँ बोलो। टूपी में ज्यादा होना चाहिए ना? हाँ तो टूपी होता नहीं, टूपी अरे वो बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट है टूपी। वो टूपी तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम रेजोनेंस फिनोमेना में पढ़ते आए, टूपी ओवरलैपिंग इज मोर इफेक्टिव देन, राइट ना, 2p 3p, नहीं सर, लेकिन कभी वो उसमें एसओपी हो ही नहीं सकती ना। बीबीटी में सर ने लिखवाया था हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, तो इसमें बताया था मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। हाँ तो मैंने कहा ना, उसी को तो बताया मैंने भाई, टूपी ओवरलैपिंग तो अपन ने इसलिए बताया ना कि टूपी ओवरलैपिंग ज्यादा होगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, बताया तो मैंने हाइब्रिडाइज्ड नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलो, कहूंगा ना ओवरलैपिंग इफेक्टिव ज्यादा है, ठीक है सर। क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ऐसे हो जाएंगे ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ऐसे हो जाएगा ना, अनहाइब्रिडाइज्ड में ऐसे थोड़ी होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड तो ऐसे होगा, दोनों में डिफरेंस है ना हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाँ सर। जब भी हम लोग बॉन्ड बनाते तो हमेशा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ही बनाते हैं ना? ऑब्वियसली बात है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वही तो पढ़ते हैं अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। हाँ तो हाइब्रिडाइज से ही बताएंगे ना। हाँ लेकिन आपने सिर्फ इफेक्टिव ओवरलैपिंग उसमें पूछा था कि बताओ किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, हाँ तो तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोला है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं ना कि वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही रहेगा। नहीं, मैंने नॉन हाइब्रिडाइज भी बताया आपको। अगर मैंने आपसे कहा कि एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, मॉलिक्यूल नहीं बोला मैंने, बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो बात अलग हो जाती। अब आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन शो करके ही बनाएगा बॉन्ड्स। हाँ सर।
और सिर्फ ओवरलैपिंग पूछा है, मतलब आपने ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पूछी है मुझसे। और अगर आपको पूछना पड़ेगा ऐसे कि बताओ विच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मोस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, तो आप क्वांटम नंबर्स नहीं दे सकते फिर। आप क्वांटम नंबर्स नहीं दे सकते। चलो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वो क्वांटम नंबर्स गिवन होगा तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, वरना तो अपन को जो पता है वही होगा। हाइब्रिडाइज्ड और नॉन हाइब्रिडाइज्ड जो मैंने लिखा था अभी। अब इसमें ये अगर मान लो पीजेड से बन रहा है, जैसे मैं बता रहा था कि भाई एक कार्बन है, ये अगर पीजेड से बन, क्योंकि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा पीजेड से बनता है, तो अपन कहेंगे अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड पीजेड से बन रहा है तो ये पीएक्स से बना होगा, तो ये पीवाई से बना होगा पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से। ये दोनों पाई बॉन्ड अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री से है और ये पाई बॉन्ड और ये बॉन्ड एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है, तो फिर ये पाई बॉन्ड और इसके जो बॉन्ड होंगे वो भी एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होना चाहिए। कार्बन कार्बन जो भी डबल बॉन्ड होल्ड करेंगे, उससे जो भी सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड होंगे, वो सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से 90 डिग्री पे होंगे, हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। इसका मतलब है यहां पर जो भी ग्रुप अपन को प्रेजेंट है 1, 2 and 3, 4 आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, तो अगर मान लो मैंने यहां पर ऐसे लिखा, यहां पर आपने लिखा 1, 2 है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसका जो पाई बॉन्ड बनेगा वो तो परपेंडिकुलर बनेगा 1 और 2 से, बिल्कुल बनेगा भाई पाई बॉन्ड। तो फिर जो दूसरा कार्बन कार्बन एटम होगा उसमें मतलब अपन को पता है ये पाई पीएक्स है तो ये पाई पीवाई है, और इससे जो बनेगा वापस बनेगा फिर तो ऐसे, क्योंकि भाई एक कार्बन एटम के पास अगर एक पीवाई है इधर, तो पीएक्स ही तो बचा हुआ बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिर इससे जो ग्रुप अटैच्ड होंगे वो इस बॉन्ड से परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑड हुआ तो टर्मिनल ग्रुप्स एक ही प्लेन में होते हैं, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर इवन हुआ तो टर्मिनल ग्रुप्स अलग अलग प्लेन में होते हैं। अब उसमें अपन को पहले से पता है भाई अगर ऑड नंबर है नंबर ऑफ ग्रुप, तो अगर ऑड नंबर है तो अपन को पता है कि ये और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये अपन को पता है। तो ऑड नंबर होता है तो अपन को पता है कि ग्रुप्स एक ही प्लेन में होते हैं। अगर ऑड नंबर है तो ग्रुप एक ही प्लेन में होते हैं, ये अपन को पहले से पता है। तो इसका मतलब है अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स, तो फिर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ऑल 4 ग्रुप्स आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, सो दे विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू द कायरल एक्सिस, बिकॉज दीज आर कॉल्ड द कायरल एक्सिस। इन दोनों में जो डिस्टेंस होगा, राइट, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो कायरल एक्सिस में आता है, दे आर कॉल्ड कायरल एक्सिस, राइट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक ही बात है वैसे, अपन कहेंगे इसको और इसको कोई भी लिख लो आप, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में, ये दोनों ऐसे बोर्ड से परपेंडिकुलर है, तो इसका डिस्टेंस इससे लिखो, क्योंकि ये तो ऐसे ऊपर होगा ना, CH3 नीचे, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक जैसे ही होने वाला है। तो दीज आर कॉल्ड कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस क्यों? बिकॉज व्हाट विल हैपन, अगर अपन इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। जो इसका मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। रीजन, क्योंकि इसका मिरर इमेज अपन ऐसे बनाएंगे, फिर ये इसका मिरर इमेज होगा, ये इसका मिरर इमेज है, और विल राइट दैट कि अगर ऐसा मिरर इमेज है तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पे रखोगे, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, नीचे लेके आओ तो भी रखोगे, मिरर यहां रखोगे तब भी सुपर इम्पोज नहीं होगा।
इधर रखोगे तब भी सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये कहीं से भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मतलब मॉलिक्यूल हैज कायरलिटी। सर इसमें कायरल सेंटर भी नहीं है और स्टीरियो सेंटर भी नहीं है, तो भी ये मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कैसे? बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, कंपाउंड डजंट पॉसेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री, डजंट पॉसेस द सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमने कहा था अगर मॉलिक्यूल में एसिमेट्री है, डिससिमेट्री है, तो अपन कहेंगे मतलब मिनिमम कंडीशन जो थी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने की वो थी नो पीओएस एंड सीओएस। तो अगर दोनों नहीं है मॉलिक्यूल में, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, आप उसे चेक कर लो, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। इसमें वो दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रहे थे। तो सर कौन सा हम लोग कायरल एक्सिस लेंगे, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से? डेफिनेशन के हिसाब से द डिस्टेंस बिटवीन द 1 and 3 या फिर 2 and 3 दैट इज सेम, वो कायरल एक्सिस है। वो नॉन सुपरइम्पोज रहेंगे ना, क्योंकि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस अगर हम चेक करेंगे तो इसमें क्या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं अपन कि भाई देखो ये वाला एक्सिस जो होगा और ये वाला एक्सिस, तो ये सुपरइम्पोज नहीं कर पाएंगे ना ऐसे, अगर आप रखोगे तो दे कैन नॉट सुपरइम्पोज, डिस्टेंस अलग हो जाएगा। हाँ, और इवन यहां और यहां भी रखोगे तब भी सुपरइम्पोज नहीं हो पाएगा। आप इसे रोटेट कर लो तब भी सुपरइम्पोज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज फॉर्मिंग। अब अगर ऐसे होगा तो अपन आराम से बता सकते हैं कि भाई आपने जो लिखा हुआ है, अगर मैं उसको ऐसे कर दूं, सपोज करते हैं अपन, भाई आपने ऐसे ही तो लिखा हुआ है ग्रुप्स को अगर ऐसे लिखा हुआ है तो चलो इसको पास लेके आते हैं। अगर मैं सभी कॉर्नर को ज्वाइन कर देता हूं, सभी एंड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो एक अपन को ना टेट्राहेड्रल टाइप कुछ मिल जाएगा। ऐसे करो, ये तीनों से एक ट्रायंगल जैसे मिल जाएगा, और सभी को ऊपर ज्वाइन करेंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन जैसे मिलेगा। हाँ। तो इसमें एक टेट्राहेड्रॉन जैसे मिल रहा है। अब अगर वो टेट्राहेड्रॉन जैसे मिल रहा है तो हमारे दिमाग में हमेशा अपन को पता होता है कि किसी भी टेट्राहेड्रॉन में कभी भी दो से ज्यादा ग्रुप एक ही प्लेन में हो ही नहीं सकते। अगर मॉलिक्यूल में किसी 2D प्लेन से कट करेंगे तो उस मॉलिक्यूल में कभी भी दो से ज्यादा ग्रुप एक ही प्लेन में हो ही नहीं सकते। या तो ये दोनों होंगे तो ये दोनों डिफरेंट दिखने चाहिए, अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों डिफरेंट दिखने चाहिए, अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल में कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी। इस मॉलिक्यूल में कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी। अब अपन बिल्कुल इजी वे में उसको याद कैसे रखेंगे? सीधी सीधी बात है, या तो ये दोनों लाइट के प्लेन में हो सकते हैं या ये दोनों लाइट के प्लेन में हो सकते हैं। हाँ। या तो लाइट का प्लेन इन दोनों का प्लेन हो सकता है या इन दोनों का प्लेन हो सकता है। तो फिर हमारे लिए तो बस एक ही कंडीशन है भाई, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, खत्म बात। 3 और 4 सेम नहीं होने चाहिए, 1 और 2 सेम नहीं होने चाहिए, बस। 3 और 4 में क्या रिलेशन है हमें कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 और 4 में क्या रिलेशन है। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कि 1 और 2 डिफरेंट होने चाहिए, 3 and 4 डिफरेंट होने चाहिए, तो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो H और CH3, और इसको भी लिख लेता हूं H और CH3, मैं कहूंगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है। भाई आप लाइट के प्लेन में या तो इन दोनों को लेके जा सकते हो तो ये दोनों डिफरेंट है मेरे लिए, लाइट के प्लेन में इन दोनों को लेके जाओगे तो ये दोनों डिफरेंट है। अपन क्या सोचते हैं, जिस प्लेन से लाइट मॉलिक्यूल को कट कर रहा होगा उस प्लेन के एटम और ग्रुप को भूल जाओ। तो अगर मैंने इसके प्लेन से ऐसे कट किया तो इन दोनों को भूल जाओ, अगर ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इस प्लेन से कट कर रहे हैं तो ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, मतलब वहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब ही नहीं। सर वो सब समझा, बस कायरल एक्सिस का जानना था कि कायरल एक्सिस हम लोग किसको बोलते हैं और क्या। बोले ना बनना कि भाई ये डिस्टेंस आप चेक कर लो, दीज आर कॉल्ड द कायरल एक्सिस, ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, एक तो x हो जाएगा, x विल बी, और एक ये y हो जाएगा आपके पास। भाई ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दे आर सेम, तो वो x ले लिया अपन। दीज ऑल कैन बी कॉल्ड एज अ कायरल एक्सिस। तो किसी एक को ही काउंट करोगे, y को काउंट करोगे? हाँ सर, एक को काउंट करेंगे। ठीक है, अब अपन y को इन दोनों में डिस्टेंस कैलकुलेट करो, या इन दोनों में मतलब ये ग्रुप्स में डिस्टेंस, तो अपन कहेंगे बॉन्डिंग एंगल के हिसाब से जो भी एटम यहां प्रेजेंट होंगे, वेरी फर्स्ट एटम जो इससे अटैच्ड होंगे, दे आर कॉल्ड कायरल एक्सिस, द डिस्टेंस आर सेम। हाँ। लेकिन अब इन्हीं एक्सिस को तो ओवरलैप कर रहे हैं अपन ऐसे,
तो मॉलिक्यूल में हाँ। कायरलिटी नहीं आ रही ना हाँ भाई। हाँ इधर अपने पास ऐसे आ रहा है और इधर ये ग्रुप ऐसे ऐसे जा रहे हैं ओवरलैप करने, तो ओवरलैप हो कहाँ रहा वो, हाँ नहीं आ रहा है ना। तो उन्हीं को अपन कहेंगे इनमें कायरलिटी नहीं आ रही, सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे, ये वाले एक्सिस सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, हाँ इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। अब ये वाला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा, ऑप्टिकल शो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये वाला ज्योमेट्रिकल शो कर पाएगा, ऑप्टिकल शो नहीं कर पाएगा। तो उसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें अगर ये आपका ये ग्रुप डिफरेंट है, ऐसे लिखोगे मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक ही कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, टर्मिनल कार्बन एटम पे सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, सभी कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव होगा। किसी को डाउट है कि ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, कुछ बोलना है तो, नहीं तो एलिन्स में और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एग्जांपल्स अगर आपको कुछ ऐसे पूछना है तो आप पूछ लो, मैंने तो आपको बता दिया कि व्हिच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जिससे कि अपन उसे ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। हाँ, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ऑब्वियसली बात है, अब सेम होंगे तो भाई इस प्लेन से अगर लाइट को कट करेंगे तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट सेम दिखेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, खत्म हो गई बात, फिर तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं पाएगा। समझ में आया ना। सो बस अपन ने कहा कि भाई मान लो मैंने ऐसे सीएल लिख दिया, तो अपन कहेंगे अब तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इन दोनों के प्लेन से कट कर दो इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, राइट। तो उसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है, दिस इज द मिनिमम कंडीशन जिससे मैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बता दूंगा। अब अपन बात करेंगे बाइफिनाइल्स की, मतलब इसमें मिनिमम कंडीशन जो था वो मैंने आपको बता दिया। हेलो अगर बोलो सर, हाँ बोलो बोलो। ये आपने अभी जैसे पहले वाले में ऑड इवन नंबर थे ना, डबल बॉन्ड, बिल्कुल तो इसके लिए आपने बोला है या तो फिर प्लेन से कट करो, तो दूसरे उस वाले को भूल जाओ। पर इसमें तो अच्छा, इसमें इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा ये लास्ट वाले में? ये वाला हाँ हाँ, वो वाला, उसमें भी वैसे ही कट करेंगे? मुझे लगा तुम लोग लिख लिए हो। नहीं सर, वो वाला नहीं, हम्म, ये लास्ट वाला सर, लास्ट वाला। ठीक है, ये वाला ना, हाँ, इसमें भी वैसे ही कट करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन दोनों के प्लेन से लाइट को कट करोगे तो ये दोनों डिफरेंट हैं, अगर इन दोनों के प्लेन से कट करोगे तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, खत्म बात। ठीक है सर। Everybody got it? Allenes can show optical activity only when or even number of double bonds are present in the conjugated, that is cumulative system. इसको लिख लेना आता है, Allenes can show optical activity only when, ठीक है, only when that is even number of double bonds, even number of double bonds are present in cumulative system. ठीक है, तब अपन उसे बताएंगे कि वो शो कर सकता है, नहीं तो नहीं, ऑड नंबर होगा तो नहीं करेगा। बाइफिनल्स की बात करते हैं भाई, बाइफिनल्स जो होते हैं वो दो बेंजीन रिंग होता है, इनको अपन वुडरूटी बाइफिनल्स बोलते हैं, अपन ने आईयूपैक नेमिंग में भी कहा था, ये बाइफिनल्स है। और दोनों रिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम है नो डाउट, लेकिन ये अपने आप में एरोमेटिक है, ये अपने आप में एरोमेटिक है। लेकिन सिंस द डबल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन तो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा नेग्लिजिबल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है,
अगर थोड़ा सा आएगा तो इसमें रोटेशन पॉसिबल है और वो रोटेट करता भी है। नियरली प्लेनर मान लीजिए। अब आपने कहा नियरली प्लेनर, तो प्लेनर बोलते हैं, अगर प्लेनर बोल सकते तो आप नियरली को लिखते, इसका मतलब है नॉन प्लेनर बताना है। अगर मुझसे कोई पूछेगा बताओ बाइफिनाइल्स प्लेनर है, मॉलिक्यूल होता है या नॉन प्लेनर होता है, तो अपन कहेंगे नियरली प्लेनर का ऑप्शन तो आपने दिया नहीं, इसलिए मैं नॉन प्लेनर बता दूंगा। तो when there is ortho substitution, जब उसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है तो अपन उसको ऐसे लिखेंगे, देयर इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, द रिंग्स मूव्स इन डिफरेंट प्लेन्स in plane perpendicular to each other, perpendicular to each other, तो ना वो डिफरेंट प्लेन्स में चले जाएंगे। फिर तो अपन कहेंगे ठीक है भाई डिफरेंट प्लेन्स में जाएंगे तो ऐसे लिख लेते हैं भाई डिफरेंट प्लेन, एक प्लेन ये हो गया और ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन लिख लेते हैं। एक प्लेन अपन ऐसे बना लेते हैं, एक प्लेन अपने लिए ऐसे हो जाएगा, एक प्लेन ये हो गया आपके लिए भाई, इसमें भी हो गया ये लो। अब अपन क्या करेंगे भाई, ये तो इसलिए हुआ ना क्योंकि आपने डिफरेंट प्लेन्स में ये ग्रुप ऐसे लगा दिया। अब अपन को एक बात अच्छे से पता है, ठीक है ना, कि ये दोनों ग्रुप एक ही प्लेन में है, ये दोनों ग्रुप एक ही प्लेन में है, और ये दोनों अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ये दोनों बोर्ड से परपेंडिकुलर है। फिर वही कंडीशन बन गई, फिर वही कंडीशन बन गया। इसका मतलब है कि जैसे एलियंस में देखूंगा वैसे इसमें देख लूंगा, तो अपन कहेंगे इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि इसमें कहीं से भी कायरल सेंटर नहीं है, तो कायरल एक्सिस, इन दोनों में डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस सेम होगा ना, तो जैसे उसको देख रहे थे अपन, तो इसमें भी कायरल एक्सिस है और मिरर इमेज बनाएंगे तो अपन को पता है नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा। ऐसे उठा के रखोगे तो आपको पता है मिरर इमेज कैसे बनाना है, तो वी आर एबल टू राइट दैट। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंडीशन बता दी आपने जैसे आपने पहले बताया था कि भाई कैसे अपन उसको बता सकते हैं कि वो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाएगा। तो इसका नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होगा, बिल्कुल होगा। सो इसमें कायरलिटी है, इसके मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, इधर अपन ऐसे लिखते हैं, इसके मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, राइट, बाकी अपन बना लेंगे उसको, ठीक है। तो इधर तो कायरलिटी है भाई क्योंकि अपन इसको कहीं से भी सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, ऐसे सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। इधर भी लेके आओगे तो भी सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, कहीं से भी अपन देखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। मतलब इसमें भी आप यही बताने वाले हो मुझे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एक ही कंडीशन में हो सकता है जब किसी एक ही रिंग के पास दोनों के दोनों सेम ग्रुप अटैच्ड हो। भाई यहां भी तो आपने यही किया, 1 2 3 और 4, ये तो बिल्कुल एलियंस जैसे हो गया। अगर ये दोनों इन दोनों से परपेंडिकुलर है तो जो कंडीशन मैंने वहां बताई थी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वही कंडीशन अपन यहां कर देंगे। बिल्कुल भाई ठीक है सर। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे इस केस में अपन कहेंगे भाई ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसमें हमें मिनिमम कंडीशन तो पता चल गया कि मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो अपन कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें। मान लो मैं ऐसे लिखूंगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, अपन कहेंगे कि भाई मेरे पास मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा, आप बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। तो अब अपन को वेजनेस बनाने की जरूरत नहीं, वो पता है अपन को। तो अपन कहेंगे इन दोनों में वंडर, ये इसलिए आउट ऑफ प्लेन जा रहे थे ड्यू टू वंडर वॉल रिपल्शन, ठीक है ना, अदर ड्यू टू वंडर वॉल रिपल्शन।
वन डर वाल्स रिपल्शन, उस वजह से वो आउट ऑफ प्लेन जा रहे थे। तो अपन कहेंगे देखो इन दोनों ग्रुप का तो वन डर वाल रिपल्शन होगा ना, तो ये ग्रुप इस तरफ रहे या उस तरफ रहे, अगर इधर है तो इसके साथ रिपल्शन है, इस तरफ होता तो इसके साथ रिपल्शन है, मतलब परपेंडिकुलर तो होगा एक दूसरे से। सो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर मेरी मर्जी में ऐसे लिख दूं तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? अब अपन को रिंग अजम्पशन अपन को पता है कैसे करना है। मेरे पास ये CH3 है, ये Cl है, इधर SO3H है और इधर अपन कहेंगे Br है। अब बताओ, तो ये कहेंगे अपन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वन डर वाल रिपल्शन सिर्फ ऑर्थो पोजीशंस पे होता है, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह अपन ने सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे पढ़े, मेटा पे नहीं पढ़े, तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। मतलब हमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ही चाहिए, एटलीस्ट दोनों में, एक में तो दोनों और किसी एक में एक होगा तो भी चलेगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ पीओएस है, ड्यू टू पीओएस। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है और अपन कहेंगे अब इसमें क्या करें अपन, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, विल राइट दैट कि भाई हमारे पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Cl है, राइट, और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं दैट इज, लेकिन हाँ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन मैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता हूं बिकॉज ऑल आर इन द सेम प्लेन, पीओएस है, तो thus can show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल तो बताएंगे ना, EZ भाई, EZ तो बता ही सकते हैं इनके बेसिस पे, ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में है ना, तो EZ बता देंगे अपन, ठीक है। सो thus can show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर मान लो अपन ऐसे करते हैं, इसमें NO2 है और इसमें CH3 है, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपन लिख चुके हैं अगर चारों डिफरेंट है तो इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं अपन, NO2 होगा तो ठीक है, अपन ऐसे बना लेते हैं। तो अगर मान लो ऐसे होगा और इधर मैं OH लिख देता हूं, तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें कैसा आया, इसमें तो डिफरेंट है, आप बता रहे थे डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन तो बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो ड्यू टू H बॉन्डिंग। अगर H बॉन्डिंग होगा तो अपन H बॉन्डिंग को जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H बॉन्डिंग को जनरली अपन थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू वन डर वाल रिपल्शन से, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उतना एनर्जी लिबरेट होगा जितना वन डर वाल रिपल्शन से यूज नहीं होगा, मतलब वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग है रिपल्शन से। तो फिर हम किसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, तो अपन कहेंगे आप अट्रैक्शन को रिपल्शन, अब अट्रैक्शन को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशंस हैं जिसमें अपन को ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना हो सकता है। सर एक हाँ। डाउट था सर, आपने बोला कि वो बीच वाला सिंगल बॉन्ड जो है ना, दो फिनाइल के बीच वाला, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा थोड़ा सा, तो बिल्कुल। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो रोटेशन कैसे पॉसिबल हो जाएगा, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना रोटेशन, सिंगल तो बॉन्ड में फिर रोटेशन। हाँ, तो फिर इसको भी आउट ऑफ प्लेन नहीं ले जाते, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी तो आता है। इसमें ऐसा तो अपन कहते नहीं है कि टब शेप में आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता डबल बॉन्ड कैरेक्टर भाई, उतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है जिससे कि हमें रोटेशन को फिक्स कर दे, समझिए। तो वो उतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया जिससे कि रोटेशन। अब प्रॉब्लम ये होता कि बाई फाइनेंस में अपन को देते दोनों रिंग तो है, परपेंडिकुलर क्यों करें जब तक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, लेकिन वो परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। अच्छा होते हैं, मतलब उसका कुछ रीजन नहीं। नहीं, इसमें नियरली प्लेनर, वो स्टेबिलिटी की वजह से। अब अपन को एक्सपेरिमेंट थोड़ी करके देख रहे हैं, अपन को तो मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पता है, जो फैक्ट है वो मैंने पढ़ लिया भाई, कि दे आर नियरली प्लेनर बट नॉट द प्लेनर। तो हो सकता है क्वेश्चन में अपन तो क्वेश्चन में पूछ ले विच ऑफ द मॉलिक्यूल आर प्लेनर, अब अपन ने कहा भाई ठीक है, अगर इसकी जगह ऐसे देते तो मैं प्लेनर बता देता, ये तो प्लेनर है ना, लेकिन ये नॉन प्लेनर। ये रिंग और ये रिंग मतलब दोनों एग्जैक्टली ऐसे नहीं होंगे, एक थोड़ा सा टिल्टेड होगा, टिल्टेड थोड़ा सा,
इसलिए तो मैंने नियरली प्लेनर कहा। अपन ने कहा भाई 6 मेंबर्ड रिंग जो होता है बेंजीन वाला रिंग, तो कॉन्जुगेशन में जो होता है वो प्लेनर होता है, लेकिन 7 मेंबर्ड को अपन ने नियरली प्लेनर कहा है, इसको बिल्कुल नॉन प्लेनर कहा है। तो नियरली प्लेनर, नॉन प्लेनर और प्लेनर में बहुत डिफरेंस है। अपने भाई पूछा क्या है अपन तो ये देखेंगे, ठीक है। सर अगर एग्जाम्पल 2 में अगर हमने माना है कि रोटेशन पॉसिबल है अबाउट सिंगल बॉन्ड, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल होगा फिर? नियरली प्लेनर है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने, लेकिन अगर नियरली प्लेनर है तो ऐसे भी जाएगा ना, तो फिक्स तो हो जाएगा ना नियरली प्लेनर में, तो ये ग्रुप तो के पोजीशन तो फिक्स रहेंगे ना, ये ग्रुप के पोजीशन तो फिक्स रहेंगे ना भाई। थोड़ा सा भी अगर टिल्टेड होगा तो ग्रुप का एक प्लेन तो होगा ना सभी का, चारों का स्क्वायर प्लेनर। बताओ स्क्वायर प्लेनर को, उस स्क्वायर प्लेनर से बताओ भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि द फोर ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन, जिसके बेसिस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे। भाई इसमें भी तो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकता हूं। दे आर नॉट एग्जैक्टली प्लेनर। रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा, ये वाला 90 डिग्री से छोटा बॉन्ड निकला होगा, बट मैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताऊंगा। इज इट आइसोमेरिज्म, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन होता है कि द फोर ग्रुप शुड लाई इन द सेम प्लेन, जिसके बेसिस पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताओगे। यहां तो कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं था, फिर भी आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता रहे हो ना, बिकॉज ऑफ द फोर ग्रुप लाइंग इन द सेम प्लेन ना, चारों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे ना, और वो फिक्स्ड है पोजीशन, हम चेंज करेंगे तो ही पोजीशन चेंज होगी। तो अगर चार ग्रुप सेम प्लेन में लाई करते हैं तो अपन उनसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, राइट। और मैंने इसको नियरली प्लेनर कहा है, ध्यान रखना, उसको नॉन प्लेनर नहीं कहा। नॉन प्लेनर होता तो अगर ऐसे बता देते तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ना बता देते कि भाई ये खुद ही ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ ये बोल सकते हैं अपन कि ये नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज बनाएगा क्या, नहीं, फिर वो रोटेट करके अपन बना देंगे क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। सर आपने ये भी तो कहा ना, अगर नियरली प्लेनर का ऑप्शन नहीं रहेगा तो नॉन प्लेनर टिक करना है। मैंने कहा ना, बट एक मिनट रुक जा, तुम लोग ना कुछ ज्यादा ही मतलब उसमें प्लेनर और नॉन प्लेनर में चले गए। एक ऐसे प्लेनर अपन को दिख रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेनर, और एक की थोड़ा सा टिल्टेड है। थोड़े से टिल्टेड में फर्क थोड़ी पड़ेगा अपन को, उतना तो ग्रुप से ही हो जाता है, ठीक है ना, उतना तो ग्रुप में ही चेंज हो जाएगा। तो हाँ। एक थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेनर हो गया और एक थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे इससे। हमको ऐसे थोड़ी बता रहे, नहीं नहीं ऐसे था प्लेनर, ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसे हो गया क्या, नहीं, उतना नहीं होगा। नियरली प्लेन मतलब 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2-3 डिग्री मतलब रेडियन हो चेंज हो गया प्लेन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही। नियरली प्लेनर का मतलब ऐसे ही है भाई 90 होगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो बॉन्ड एंगल जो है वो 85 से 87 के आसपास है, ऐसे कुछ हो जाएगा, चेंज नहीं होगा पूरा, दैट इज नियरली प्लेनर, है ना। तो सर इसमें सेकंड ज्योमेट्रिकल वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे? लिखा तो था, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है सर। पक्का ना, इसका भी प्लेन ऐसे ही है और इनके भी प्लेन ऐसे ही है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। हाँ सर। चलो अब मैं ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और भी मतलब अपन को लगा कि मैं ठीक ठाक था, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, है ना, अपन उसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अपन एक क्वेश्चन डाल देते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग
आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। तो एक मुझे ऐसे गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक मुझे ऐसे गिवन है, मोर देन वन भी हो सकता है। मैंने यहां पर चेंज किया है, या उसको चेंज ना भी करते तो भी चलता है यार, लिखा रहने देते, दूसरा बना लेते, कहीं को चेंज कर रहे हैं और भी अच्छा ना भाई। ई ऑप्शन बना देना अगर ज्यादा है तो, क्या फर्क पड़ेगा। और आपको लगता है कि उस टाइप का भी पूछना है तो, है ना, अपन चेंज कर लेते हैं। हो गया। सर सभी ऑप्टिकली एक्टिव लग रहे हैं।
सभी ऑप्टिकली एक्टिव लग रहे हैं? सी को छोड़ के किस- बाकी सब नहीं सर, किसको? सी को छोड़ के बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में है और ये रिंग डिफरेंट प्लेन में होगा। इसको बोर्ड के प्लेन में मान लेते हैं और ये मतलब मान लेते हैं अपन कि उसके प्लेन में है। तो भाई ये चार तो डिफरेंट है ही ना, तो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी तो आ ही जाएगी, क्योंकि इन दोनों से चेक किया तो भी ऑप्टिकल इधर इधर इन दोनों से चेक करूंगा, जैसे ये दोनों भूल जाता हूं अगर लाइट के प्लेन में, तो इसमें बिल्कुल अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, और अगर इनके प्लेन से कट रहा हूं तो अनसिमेट्रिकल दिख ही रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें ये दोनों रिंग अगर भूल भी जाऊं मैं, तो इधर IBR है, इधर FCL है, मतलब इसमें अगर चारों डिफरेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ही नहीं सकता। इसमें भी चारों और ऑलमोस्ट ना, अगर अपन इसमें चेक करें तो क्या करेंगे, ये वाला तो सी वाला क्या करें, ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? इनएक्टिव है सर। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है सर बीच वाला POS है ना, बीच से कट करेंगे तो ऐसे ना। नहीं हाँ सॉरी हाँ नहीं ठीक है ना, optical- दोनों रिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पे, मतलब ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे। इसमें चेक करेंगे अपन, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं बन सकती, मैं इसलिए आराम से इसमें चेक कर सकता हूं कि दोनों CH3 होने के बाद भी ये नाइट्रोजन जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने देगा। चलो देख लेते हैं अपन ऐसे। इसमें अगर अपन चेक करें ना, तो देख इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, और इधर से भी अगर अपन चेक करेंगे तो ये Cl के साथ CH3 है, इस Cl के साथ Br है, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। भाई मान लो ये दोनों आपने सेम भी लिख लिए तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, क्योंकि इस Cl के साथ CH3 है, इस Cl के साथ Br है। अब अपन कहेंगे भाई, या ऐसे भूल जाते हैं अपन कि इसको पूरा भूल जाओ, तो फिर ये Cl CH3 है और ये CH3 है, लेकिन ये नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे, ये नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अपन कहेंगे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट। हाँ तो कैसे आ सकता है, ये Cl और CH3 हो ही नहीं सकते, वो तो भूल ही जाओ। और अगर इस रिंग के प्लेन से लाइट को कट करते हैं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर Cl भी आ रहा है, इधर दोनों CH3, तो कहीं से भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव। अगर 3 रिंग होते हैं ना तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी बड़ा मुश्किल से आएगा, इसलिए 2 रिंग के ही कंपाउंड्स अपन से मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर तीनों रिंग होंगे तो बड़ी मुश्किल से अपन को मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले कंपाउंड। जब आप बिल्कुल ऐसे कर दोगे तो फिर अपन से पूछेंगे ऐसे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ही जाएगा, सारे तो CH3 लिख रखते हैं। हाँ अपन ऐसे जरूर लिख सकते हैं इसमें कि चलो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में है, मैंने ऐसे लिखा। बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है क्या? ज्योमेट्रिकल से शो कर सकता है ना, वो कैसे? क्योंकि वो लास्ट वाले 2 रिंग जो है वो एक ही प्लेन में है ना। तो एक बार नाइट्रोजन एक ही तरफ हो जाएंगे और इसको नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करके लिख दो, तो दूसरी बार नाइट्रोजन एटम अपोजिट एंड पे हो जाएंगे नाइट्रोजन के बेसिस पे। समझे ना, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बेसिस पे ये सिस है। जब अपन इसको रोटेट करके नाइट्रोजन इधर लिखेंगे तो उसको कहेंगे नाइट्रोजन के बेसिस पे इट इज अ ट्रांस इजन। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव तो हो ही जाता है यार, सारे ग्रुप तो एक जैसे लिख रखे हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो हो गई वो। तो फिर 3 रिंग वाले में अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते, इसलिए वो अपन से 2 ही रिंग वाले क्वेश्चंस मेनली पूछेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान रखना, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, और सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो ही होना चाहिए। छोटा सा पार्ट अपन पढ़ेंगे स्पाइरिन का। स्पाइरिन्स में ना, स्पाइरिन में बाइसाइक्लो कंपाउंड्स which has one common carbon atom.
है ना। तो मेरे ख्याल से अपन ने इनका वो तो पढ़ा था, आईयूपैक नेमिंग ना, वो पढ़ा हुआ है अपन ने। स्पाइरिन में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें रिंग साइज सेम होगा। तो अपन से वो क्या करेंगे ना, अपन से ऐसे बता देंगे भाई, एक थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेते हैं ना स्पाइरिन। और 99% केसेस आप देखोगे तो स्पाइरिन के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो 4 मेंबर्ड रिंग से ही पूछते हैं। इस टाइप से अपन क्या करेंगे, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये कार्बन एटम ऐसे है, मतलब इस कार्बन से ये ग्रुप ऐसे अटैच्ड है, तो ये बॉन्ड ऐसे होंगे। तो इस कार्बन एटम से अपन कहेंगे भाई ये बॉन्ड ऐसे हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है ये बोर्ड के प्लेन में है, तो ये दोनों बोर्ड के प्लेन में होंगे, तो ये ऐसे होंगे। अगर वो बोर्ड के प्लेन में होंगे तो अपन कहेंगे फिर वो ऐसे होंगे, तो फिर ये दोनों बोर्ड के प्लेन में होंगे। तो 1 and 2 and 3 and 4, they are present in different planes. 1 and 2 and 3 and 4 are present in the different planes. अगर अपन रिंग को नंबर ऑफ रिंग्स और बढ़ाते तो ऑब्वियसली बात है ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे आपने एलिन्स या बाइफिनाइल में बताया। भाई अगर ये ग्रुप ऐसे है तो फिर ये भी sp3 है, तो इसको ऐसे होना पड़ेगा। इट विल बी लाइक दिस। और ये अगर ऐसे हैं तो फिर ये ऐसे होंगे। अगर 1 and 2 तो 3 and 4, मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज द 4 ग्रुप्स, these two group and these two group are different plane, that is they have chiral axis। तो अगर chiral axis होगा तो नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा। तो द ओनली कंडीशन व्हेन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कि भाई टर्मिनल कार्बन एटम पे सेम ग्रुप आ जाए, मतलब 3 और ये भी 3 हो जाए, तो ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नहीं तो नंबर ऑफ रिंग्स अगर इवन है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर टर्मिनल कार्बन एटम पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो। सो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, यहां पर मेरे पास H और CH3 गिवन है, यहां पर भी मेरे पास H और CH3 गिवन है, तो अपन कहेंगे इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल वैसे ही आप बॉन्ड को हटा कर डबल बॉन्ड लगा लो, इट इज एलिन्स। एलिन्स में जैसे ही लिखा अपन ने, और वो इसलिए बिकॉज अपन को पता है कि आप ये क्या करने वाले हो यहाँ पर। इट इज लाइक दिस। वो कैसे लाई करते हैं वो अपन को पता है, दैट इज हाउ वी कैन राइट लाइक दिस। तो ऐसे बता सकते हैं अपन ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर मान लो मैं कहूंगा नहीं नहीं मैं तो ना ऐसे बनाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे करूंगा, यहां हाइड्रोजन है, यहां CH3 है, और यहां मैं ना Cl और H लगाऊंगा, तो मैं कहूंगा ठीक है अब इसको, ये प्लेन हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो जाएगा। अब Cl और H जो होंगे वो ऐसे होंगे, तो अपन कहेंगे भाई इनका और इनका प्लेन तो कभी हो ही नहीं सकता ना एक जैसा। तो ये कार्बन एटम है, आपने रिंग को ऐसे बना रखा है। अब ये दोनों अगर एक ही प्लेन में, तो ये दोनों एक वेज डैश जैसे हो जाएंगे अपने लिए, क्योंकि अगर आपने एक ही प्लेन में बनाया तो ये दोनों ही मुझसे दूर की तरफ है, तो ये दोनों मेरे पास की तरफ होंगे, फिर वो दोनों ऐसे हो जाएंगे। अगर ये दोनों ही, मतलब उसको अपन ऐसे देख रहे हैं कि भाई दोनों बॉन्ड अपन से दूर दिख रहे हैं, लेकिन वो दूर ऐसे हो जाएंगे फिर अपन से कि भाई आपने टेट्राहेड्रल जो बनाया हुआ है ऐसे, इस टेट्राहेड्रल में अगर मान लो अपन कहेंगे ऐसे हैं, तो किसी दो को अपन से दूर देख रहे हैं, मतलब ये दोनों को अपने से दूर कर लेते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे देख रहे हो आप, तो ये भी अपन से दूर, थोड़ा सा ऐसे देख लिया अपन ने, तो ये भी दूर हो गया, ये भी दूर हो गया अपन से।
वो पीछे वाले दोनों ही उधर की तरफ हो गए, पीछे की तरफ हो गए, तो फिर दोनों मेरी तरफ आने चाहिए, तो वो दोनों मेरी तरफ आएंगे। तो इनमें और इनमें कोई रिलेशन हो गई, इनमें और इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इधर ऑप्टिकल इनेक्टिविटी के कोई चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कायरल सेंटर है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, फिर तो उसमें कायरल सेंटर आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं हुई ना दोनों तरफ। इधर क्या स्पाइरिन में, इधर CH2, अपन कहेंगे इधर भी CH2, ये CH2 C से अटैच्ड है, ये CH2 भी C से अटैच्ड है। अच्छा, फिर तो ये कायरल सेंटर नहीं हुआ ना, और जब ये कायरल सेंटर ही नहीं हुआ तो फिर कैसे अपन बताएंगे? फिर तो उसको कायरल एक्सेस ही बता सकते थे, क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन ये तो कायरल सेंटर हो जाएगा, कहीं और अगर अटैच करोगे तो कायरल सेंटर हो गया, कायरल सेंटर हो गया तो फिर भाई ऐसे क्यों पढ़ेंगे स्पाइरिन में? इसलिए जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा स्पाइरिन में, वो 4 मेंबर रिंग में अपन को जो भी सब्स्टिट्यूशन वो देंगे वो इधर ही देंगे, एक इधर और एक इधर, ऐसे। तो अगर ऐसे देते हैं अपन कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। इसलिए स्पाइरिन में अपन को सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड मिलते हैं बस। अगर कायरल सेंटर आएगा तो फिर हम उसमें कायरल एक्सिस की बात क्यों करेंगे? कायरल सेंटर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बाइफिनाइल्स में राइट ना, और एलिन्स में और स्पाइरिन्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है कि ऐसे वैसे कुछ होगा तो बता दो, अदरवाइज बिल्कुल एलिन्स में जैसे आप रिंग को हटाकर डबल बॉन्ड लिख लो, विल गेट द सेम कंसेप्ट। बाकी स्पाइरिन्स में कुछ नहीं आता। अगर कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो, मैं बता दूंगा। अपन ने इन्वर्जन इफेक्ट भी पढ़ा अमाइंस में। अमाइंस के इन्वर्जन इफेक्ट में वी नो दैट इन्वर्जन इफेक्ट एक तो अमाइंस में होता है और दूसरा होगा कार्बोनाइड्स में। बस इन दोनों में ही इन्वर्जन इफेक्ट होता है। अमाइंस में अपन कहेंगे भाई नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इधर थोड़े बल्की ग्रुप अटैच कर लो आप, और इधर मतलब कम से कम कायरल सेंटर तो दिखना ही चाहिए, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो इट एग्जिस्ट एज रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मिक्सचर ड्यू टू इन्वर्जन इफेक्ट। कार्बोनाइड्स में भी एक लोन पेयर होगा और सेम रीजन इसमें भी होता है, इट एग्जिस्ट एज राइट ना रेसमिक मिक्सचर। ये भी वैसे एग्जिस्ट करेगा। और तो रेसमिक मिक्सचर है, लेकिन बट sulfur and phosphorus compound with one lone pair do not show inversion effect. Show inversion effect क्योंकि उसके बॉन्डिंग उनके बॉन्ड लेंथ काफी बड़े होते हैं, तो इन्वर्जन नहीं होता उनमें, इन्वर्जन इफेक्ट। अब अपन कहेंगे इन्वर्जन इफेक्ट का रीजन क्या है? तो इन्वर्जन इफेक्ट का रीजन था ये बॉन्ड एंगल। इन्वर्जन इफेक्ट के रीजन थे ये बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल बड़े होने की वजह से, यहां भी थीटा अपन कह सकते हैं, ये बॉन्ड एंगल बड़ा होने की वजह से रीजन फॉर इन्वर्जन है ना। तो अपन कहेंगे भाई देखो नाइट्रोजन एटम की अगर अपन बात करें तो ये ऐसे था, लोन पेयर था। तो अगर इसमें कोई भी अपन ले लेते हैं ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, हाइड्रोजन भी ले लो, कोई भी ले लो, मैं इसको दूसरा ग्रुप ले लेता हूं, दैट इज PR ले लेता हूं, प्रोपाइल ग्रुप। तो जितना ज्यादा इनमें बॉन्ड एंगल होगा उतना ही ज्यादा ये दूर होंगे। नो डाउट अपन कहेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्डेड पेयर से, लेकिन बॉन्डेड पेयर्स को आप कितना पास ले जा सकते हो? अगर ग्रुप बड़ा होगा तो उनका भी तो वन डबल रिपल्शन होगा। तो ये थीटा अगर बड़ा होगा तो ये जो लोन पेयर ऐसे होना चाहिए था वो ऐसे हो जाएगा। तो अगर इधर इसका साइज इधर बढ़ेगा, वैसे भी अपन को पता है
कि अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओगे तो sp3 बताओगे, राइट? और मैं कहूंगा इस sp3 में 3 तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। सो ये जो लोन पेयर होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड तो इसलिए करता है क्योंकि बॉन्ड एंगल छोटे होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है, लेकिन उस ऑर्बिटल को अपन अनहाइब्रिडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा हुआ होगा आपने इन, राइट ना? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया हुआ है मैंने। तो वो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अपन को पता है कि लोन पेयर का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बनता, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तो उसमें फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ? अच्छा, तो लोन पेयर को अपन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, बट वो हाइब्रिडाइजेशन में आएगा sp3 में। वो ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व होगा मिक्सिंग में, लेकिन उसको अपन अनहाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज्यादा इधर एम्प्टी पार्ट में जो लोब होगा उसको स्पेस मिलेगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो लोन पे रहने की टेंडेंसी यहां थी वो यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है, तो इन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर ये इन्वर्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ड्यू टू दैट लोन पेयर ना, ये ऑर्बिटल अगर इधर स्लिप होके आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भाई नाइट्रोजन है, ये इधर ऐसे आ जाएगा, फिर तो ये इन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, इधर Pr आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा और इधर Et रहेगा। तो ये इन्वर्ट होता रहेगा, इन्वर्ट होता रहेगा। तो अपन कहेंगे फिर इसमें कि भाई ये रेसमिक मिक्सचर जैसे आ जाएगा, ठीक है। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है ये इन्वर्जन हो रहा है तो अपन को पता चल गया। अगर मैं इस इन्वर्जन को रोक दूं तो ठीक है, इन्वर्जन नहीं बताएंगे। तो कैसे रोक दें? एक तो आप लोन पेयर को हटा दो, या फिर या तो आप इस लोन पेयर को हटा दो, या फिर इस बॉन्ड एंगल को इतना छोटा कर दो कि वो इन्वर्ट ही ना हो पाए। क्योंकि बॉन्ड एंगल छोटा होने का मतलब है ये वाला पार्ट जो है वो छोटा होना। तो अगर मुझे इन्वर्जन स्टॉप करना है, टू स्टॉप द इन्वर्जन, है ना, टू स्टॉप इन्वर्जन, इन्वर्जन एक एड एसिड। अगर आप एसिड ऐड करोगे तो लोन पेयर फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर क्यों इन्वर्ट होगा। दूसरा, डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, डिक्रीज बॉन्ड एंगल। तो अपन क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देंगे। तो बॉन्ड एंगल को कैसे डिक्रीज कर दें? तो अपन कहेंगे लो भाई ऐसे एक मेरे पास लोन पेयर है, एक फ्लोरीन है, एक मेरे पास OH है और एक मेरे पास सपोज करते हैं Cl है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये दोनों पास आ जाएंगे, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से ये रिंग बन गया, उसका इन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। अगर रिंग जैसे बनेगा तो इन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर है और रिंग है तो फिर तो अपन कहेंगे फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर तो वो इन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। भाई ये तो इधर तो बॉन्ड एंगल आपने 60 के आसपास कर दिया ना, 3 मेंबर रिंग होगा तो फिर तो इसमें इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। इवन अपन कहेंगे अगर मेरे पास ऐसे भी गिवन है 4 मेंबर जैसे, तो दिख ही रहा है आपको। अगर कोई नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है तो उसका इन्वर्जन मुश्किल होता है। अगर कोई नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है तो उसका इन्वर्जन मुश्किल होगा फिर। तो अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है तो इन्वर्जन नहीं होगा फिर, छोटा बॉन्ड एंगल है तब तो होगा ही नहीं। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तो लोन पेयर का साइज बढ़ेगा, तो भी इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। यही कंडीशंस हैं जिसमें ये इन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
सर अगर ET और CST की जगह H होता, मतलब NH3 लेते हैं आप लोग, उसमें भी इन्वर्जन नहीं होएगा ना? किसमें? NH3 में। नहीं, मैं नहीं समझा, बताओ। इसमें नाइट्रोजन है, अब क्या करूं मैं? एक जगह क्या NH3 ले? हाँ 3 जगह H लगा दीजिए, NH3। हाँ, तो इसमें ये तो बॉन्ड एंगल जो होगा, ये बॉन्ड एंगल काफी बड़ा हो जाएगा ना, 107 हो गया ना। तो क्या करें अपन? तो इसमें इन्वर्जन नहीं होगा ना, इन्वर्जन नहीं होना चाहिए ना? क्यों? बड़े वाले ग्रुप रहते हैं ना, तभी मतलब वो मतलब सेपरेट हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं और फिर इन्वर्जन होता है ना। अभी इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, तो रेशमाइजेशन बताओगे कैसे? आइडेंटिकल होंगे वो तो, इसलिए वो कहते हैं कि इन्वर्जन नहीं होता। कायरल सेंटर होगा तो इन्वर्जन की बात कर पाओगे ना, अच्छा। बना के नहीं कैसे बता पाओगे, है ना? बना के नहीं कैसे बता पाओगे, हमेशा तो आइडेंटिकल मिल रहा है, उस मॉलिक्यूल को सेपरेट कैसे कर पाओगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव में मैं मतलब रेशमिक मिक्सचर बता ही नहीं पाऊंगा ना कभी, हाँ इसलिए अपन वहां पर इन्वर्जन की बात नहीं करते हैं। सर हम्म, वो रीजन क्या बताया था आपने इन्वर्जन का? बॉन्ड एंगल है ना। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो लोन पेयर का ऑर्बिटल, लोन पेयर का रीजन छोटा होगा, लोन पेयर का रीजन छोटा होगा और एम्प्टी ऑर्बिटल का रीजन बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कैन प्लेस्ड एट एनी लोब्स, एट एनी साइड ऑफ द लोब्स। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एम्प्टी लोब और लोन पेयर वाले लोब्स में डिफरेंस जो होगा, रीजन का जो डिफरेंस होगा वो कम होता जाएगा, इट विल डिक्रीज। पर अगर कायरल हाँ बोलो। कोई भी कायरल सेंटर हुआ, हम लोग उसमें बताते ही है ना कि इन्वर्जन हो रहा है। ये किसने कहा कि कोई भी कायरल सेंटर होगा? तो फिर ये काय को लिखे, हम इसको हटा देते हैं। अच्छा हाँ, नहीं होगा मतलब उसमें तो, पर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है इसलिए इन्वर्जन नहीं बता रहे ना। ऐसे बॉन्ड लेंथ छोटे हैं तभी तो बॉन्ड एंगल बड़ा है, हाँ वही, राइट? ठीक है सर। सर वो आपने डिक्रीज वाला जो बॉन्ड एंगल जो आपने हटा दिया, उसमें आपने एग्जांपल क्या दिया था सर? वो लिखा नहीं था। अरे यार, डिक्रीज वाला मतलब? अच्छा, इधर वाला। हाँ सर, बस वो एक एग्जांपल। हाँ हाँ हाँ, चलो, मतलब वो कई बार ऐसा भी होता है कि यार बस एक सीक्वेंस में बता दिया, भूल जाओ, बच्चों ने लिख लिया होगा अपने आप। शायद सीएल लिखा था मैंने, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, हमें चार, हाँ कुछ भी चलेगा, बस वैसे बना होना चाहिए, सीधी बात। तो ये आपका इन्वर्जन इफेक्ट था, या इसको अपन वो अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं। ऐसे छाता था वो, ऐसे बाद में ऊपर चला गया, वो हवा में जैसे विंड में ऐसे इन्वर्ट हो जाता ना, तो उसको अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं। इन्वर्जन इफेक्ट, अम्ब्रेला इफेक्ट, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ओआरएम को शुरुआत करते हैं। आपके पास स्टीरियो का शीट मैंने शायद भेजा था तुम लोगों को। हाँ सर, भेजा था आपने। तो फिर भाई उसको ना पूरा खत्म कर डालो। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म। तो इसको अपन ORM1 कहेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1। अब पढ़ने के पहले ना एक तो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड क्लीवेज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप से बॉन्ड तो टूटते हैं। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज।
तो अपन के होमोलिटिक का मतलब हो गया कि भाई मेरे पास एक कंपाउंड है और उसमें मुझे सेंटर से बॉन्ड को ब्रेक करना है। सेंटर से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो रेडिकल बनेंगे, और मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें मुझे बॉन्ड हेटेरोलाइटिक मतलब किसी एक तरफ शिफ्ट करना है, तो बॉन्ड हमेशा शिफ्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कभी भी करेंगे तो बॉन्ड हमेशा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जिसकी तरफ शिफ्ट होगा उसमें नेगेटिव चार्ज, जहां से शिफ्ट होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज। ये होमोलिटिक है, ये हेटेरोलाइटिक है। ऐसे। तो अब आपने एक ही टाइप का मॉलिक्यूल लिया और अलग अलग टाइप के बॉन्ड ब्रेक कर दिए, तो क्या इसमें ऐसा कुछ होता है कि हमारी मर्जी हम किसी भी टाइप से बॉन्ड को ब्रेक कर लें? हाँ बिल्कुल। अगर मुझे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करना है, मतलब किसी बॉन्ड को सेंटर से ब्रेक करना है जबकि उस बॉन्ड में पोलैरिटी थी, तो मैं सबसे पहले इस पोलैरिटी को खत्म करूंगा। अब भाई बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसके इफेक्ट को खत्म करूंगा कैसे? नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके। नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलैरिटी का कोई रोल नहीं होगा, बट आपस में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उनका, बिल्कुल। सो विल टेक अ नॉन पोलर सॉल्वेंट और a reaction in gaseous state. गैसियस स्टेट में रिएक्शन करूंगा मैं, ये पार्ट में हमेशा ध्यान रखूंगा। और रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ऑब्वियसली बात है होमोलिटिक में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो होता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस किस में होता है वो अपन को पता है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन सनलाइट, या फिर इन दैट इज वी से दैट कि भाई एट हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख लेता है जनरली, ये होता है। तो रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अब हेटेरोलाइटिक में क्या होगा? अगर बॉन्ड तोड़ना है तो एक तरफ शिफ्ट करना है, मतलब इस बॉन्ड को और इलोंगेट करो, और ज्यादा ऐसे हो जाए कि भाई इधर ऐसे जैसे ये डेल्टा चार्जेस हैं इनको बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? पोलर सॉल्वेंट ले लो। पोलर सॉल्वेंट से फायदा क्या? तो अपन कहेंगे देखो ये पोलर सॉल्वेंट से फायदा ये होगा कि अगर CH3 पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो पोलर सॉल्वेंट का डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ पुल करे, और Cl के डेल्टा नेगेटिव चार्ज को वो पोलर सॉल्वेंट का क्या करे? पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ पुल करे, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ पुल करे। उससे क्या होगा? ये अगर दोनों तरफ ऐसे पुल्ड अप होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज्यादा ले जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होगा? वो इलोंगेट होता जाएगा। तो ब्रेक भी ऐसी, दैट इज हाउ इट विल ब्रेक। तो इस बॉन्ड को अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन कहेंगे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो उसके लिए अपन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए, बाकी में प्रोटिक नॉन प्रोटिक वो देख लेंगे। तो अगर पोलर सॉल्वेंट यूज हो रहा है इसका मतलब है हेटेरोलाइटिक होगा। बाकी और भी रिएक्शंस हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो सकते हैं, बाकी रिएक्शन अपन देखेंगे, लेकिन सॉल्वेंट इज द मेजर रोल, प्लेज द मेजर रोल। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के चांसेस बनते हैं, नॉन पोलर है तो दीज आर द कंडीशंस, उसमें होमोलाइटिक के चांसेस बनेंगे,
ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये पता था कि रेडिकल बनेगा, इधर हमें पता है कि भाई पोलर सॉल्वेंट तो हाइड्रोलाइटिकली ब्रेक होगा। दोनों में से किस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, हाइड्रोलाइटिक या होमोलैटिक? मान लो मैंने इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, इसमें पोलर सॉल्वेंट लिया, तो कैसे बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा? होमोलैटिक। होमोलैटिक फिजन को ब्रेक करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जी तो यूज करनी है। भाई अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि मॉलिक्यूल की थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, तो मैं सारे बॉन्ड होमोलैटिकली ब्रेक करके बताऊंगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अपन क्या करेंगे, इसमें मुझे बॉन्ड को तो तोड़ना ही तोड़ना है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी तोड़ना है। यहां बॉन्ड मुझे तोड़ना नहीं था, शिफ्ट करना था, वो तो पहले ही शिफ्ट था सीएल की तरफ। तो होमोलैटिक फिजन को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल होता है हेटेरोलैटिक के कंपैरिजन में। तो होमोलैटिक क्लीवेज इज डिफिकल्ट देन हेटेरोलैटिक। इज मोर डिफिकल्ट। सर आपने अभी वो बोला ना कि थर्मल स्टेबिलिटी बताना रहेगा तो हम लोग होमोलैटिक फिजन ही करेंगे, वो समझा नहीं सर। भाई अगर मुझे किसी को थर्मल स्टेबिलिटी बताना है, बताओ। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ये है मॉलिक्यूल, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसमें 7 बॉन्ड बने, इसमें 4 ही बॉन्ड बने। हाँ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, राइट ना? तो मैं तो सारे बॉन्ड चेक कर लूंगा किसमें, अब अगर किसी में एक भी बॉन्ड ज्यादा तोड़ना पड़ा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी चेंज होगी। अब अगर मान लो आप ऐसे देते हो मुझे, और मुझसे आप कहते हैं कि बताओ इन दोनों में से किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो मैं कहता हूं उसकी। वो क्यों? इसमें तो डबल बॉन्ड है। तो भाई जो भी हो उसमें ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करने हैं मुझे। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किसी को जलाना, हीट ऑफ कंबशन, हाँ राइट ना? 2 कंपाउंड रख लो और देख लो भाई किसमें ज्यादा हीट लिबरेट हो रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, उसमें ज्यादा कंबशन हुआ। दैट इज दूसरा पार्ट है बॉन्ड क्लेवेज के अलावा। इसमें अपन को सबका आइडिया होता है बॉन्ड क्लेवेज वगैरह है। अब थोड़ा सा बस मैं एक रिवाइज कर रहा हूं कि कोई गड़बड़ ना हो। सॉल्वेंट्स, अपन को पता है सॉल्वेंट 2 टाइप के होता है, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अपन जनरली कहेंगे जैसे भाई बेंजीन हो गया, ये अपन कहेंगे सीधे सीधी बात, पोलर सॉल्वेंट बताओ आप कौन से होता है। तो पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप के हो जाएंगे, एक पोलर प्रोटिक और दूसरा पोलर एप्रोटिक। ये सॉल्वेंट होता है। तो पोलर प्रोटिक कौन से? तो अपन कहेंगे भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, एनी सॉल्वेंट विच हैव OH and NH bonds। खत्म बात। आप तो कोई भी लिख दो कंपाउंड, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें ये है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो एप्रोटिक जिसमें ये नहीं है लेकिन पोलर है, पोलर बट डू नॉट कंटेन, डू नॉट हैव OH and NH बॉन्ड। तो पोलैरिटी कैसे देखेंगे? तो अपन कहेंगे देखो जैसे डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड होता है, DMS, DMF, है ना? तो जिसमें एक तरीके से अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई कि भाई देखो उसमें पोलैरिटी तो है बॉन्ड्स में, तो पोलैरिटी तो है मॉलिक्यूल में, लेकिन प्रोटॉन नहीं दिख रहा कहीं, तो अपन उसे पोलर प्रोटिक बोलेंगे।
तो DMSO जैसे डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल लिख लेते भाई, इसमें पोलैरिटी तो है, डाइपोल मोमेंट तो है DMSO में, और सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा है लेकिन इसमें OH बॉन्ड नहीं है, एसीटोन हो गया, इट्स अ पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट, CH3CN हो गया, इट्स अ पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कैन बी लाइक दिस, ये डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड विल बी लाइक दिस, ये तो फॉर्मामाइड हो गया था, दो मिथाइल कर दो तो NH बॉन्ड नहीं है इसमें, देन इट इज, अगर एक भी NH होता तो अपन पोलर प्रोडक्ट बोलते हैं उसे, मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी तो है लेकिन NH और OH बॉन्ड नहीं है, देन इट इज पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट्स हैं, मोस्टली मैंने लिख ही दिए क्योंकि ये DMSO, DMF, CH3CN, एसीटोन है ना, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये इस टाइप के पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट होते हैं। अब इनमें और इनमें हमें क्या फायदा, तो अपन कहेंगे देख भाई, इसमें OH बॉन्ड भी है जिसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दोनों है, मतलब इससे मैं कैटाइन सॉल्वेट करूंगा, सॉल्वेशन, और इससे मैं एनाइन सॉल्वेशन करूंगा, सॉल्वेशन। और यहां क्या नहीं दिख रहा अपन को, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं दिखेगा आपको प्रोटॉन के बराबर, तो फिर नेगेटिव चार्ज तो दिख रहा है लेकिन प्रोटॉन के बराबर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा मुझे, तो फिर नेगेटिव चार्ज से मैं सिर्फ कैटाइन को सॉल्वेट कर सकता हूं, कैन ओनली सॉल्वेट कैटाइन्स। सो ऐसे रिएक्शन में जिसमें मुझे कैटाइन को स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना है और एनाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो फिर मैं एप्रोटिक, जैसे SN2 रिएक्शन होता है उसमें अपन बिल्कुल नहीं चाहते कि कैटाइन एनाइन को कुछ भी करे क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए वी टेक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइपोल मोमेंट वैसे भी अपन कहते हैं भाई 0 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन काफी सारे ऐसे भी सॉल्वेंट है जो थोड़ा बहुत पोलैरिटी रखते हैं लेकिन वो नॉन पोलर में काउंट करते हैं। बेंजीन ये तो नॉन पोलर होगा, CCl4 नॉन पोलर होगा, राइट। देन विल राइट दैट साइक्लोहेक्सेन, लिखने की जरूरत नहीं वैसे साइक्लोहेक्सेन वगैरह, राइट। कोई भी हाइड्रोकार्बन लिखोगे मैं उसे नॉन पोलर में ही काउंट करूंगा। और अगर मैं लिखूंगा जैसे ईथर्स, ईथर्स में तो आपके पास पोलैरिटी है लेकिन क्योंकि दो लोन पेयर होते हैं इसमें, तो ईथर में तो दो लोन पेयर होते हैं, एक CH3 होता है एक CH3 होता है, फिर तो इसमें पोलैरिटी तो है। अगर पोलैरिटी है तो क्या किसमें काउंट करें इसको, पता ये सब के सब वाटर में इंटरेक्शन इनका काफी स्ट्रांग है इसके कंपैरिजन में। ईथर्स आर, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट तो करेगा, अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना तो ईथर इज वाटर सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। ईथर को क्या बोलेंगे अपन, वाटर सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल? सॉल्युबल हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, सॉल्युबल तो होगा सर। ईथर इज 8% वाटर सॉल्युबल। अप टू कर लेते हैं क्योंकि आप कौन से ईथर की बात कर रहे हो ये भी बता दो, उससे कम भी हो सकता है अगर ये बल्कि ग्रुप लगा दूं तो। अप टू 8% वाटर सॉल्युबल, तो अपन क्या बोलेंगे, जब तक कोई मॉलिक्यूल वाटर में
10% से ज्यादा या 10% सॉल्युबल नहीं है, हम उसे वाटर सॉल्युबल नहीं बोलते, हम उसे क्या बोलेंगे? वाटर इनसॉल्युबल। इसका मतलब हाँ स्पैरिंगली सॉल्युबल तो बोल सकते हैं ना। हाँ बोलो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो आपसे पूछा तो वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है। तो अगर कोई कंपाउंड वाटर में 10% से कम सॉल्युबल है तो हम उसे वाटर इनसॉल्युबल बोल सकते हैं, मतलब दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो ईथर्स आर वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि तभी तो अपन कहते हैं ना आयनिक में अल्फा इज लेस देन 0.1 नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि 10% से छोटा है। और हमने AgCl के लिए केस भी पढ़ा, तो जब Ag और Cl के आयन्स आते ही नहीं है, वाटर में आते होंगे तभी तो पढ़ा केस भी। हाँ, क्योंकि उन सब का सॉल्युबिलिटी 10% से कम था, इसलिए आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल बोला। तो अपन कहेंगे अगर कोई भी कंपाउंड वाटर में 10% से कम सॉल्युबल है तो हम उसे इनसॉल्युबल बोलेंगे। तो ईथर्स आर काउंटेड एज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। Dioxin will be counted as a non-polar solvent, right ना? तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि these are non-polar solvents। ये तो अपन बड़े इजीली बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईथर्स में अपन they are considered as a non-polar solvents, राइट? क्योंकि उनमें वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो दैट इज अबाउट द सॉल्वेंट। तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को जनरली तब यूज करते हैं जब रिएक्शन गैसियस स्टेट में होता है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो गैसियस स्टेट में होगा तो इसको हटा लेंगे, और फिर रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल से इंटरेक्ट नहीं करते। ठीक है ना? अगर कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो ये बेस्ट सॉल्वेंट होंगे अपने लिए। ईथर्स को अपन जनरली यूज करते हैं कि जब हमें किसी कैटायन को सॉल्वेट करना है बहुत ज्यादा, तो अपन ईथर को यूज करते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो इन दोनों में से ये और भी अच्छा सॉल्वेंट होगा। और व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये मैग्नीशियम को एक मॉलिक्यूल दो तरफ से सॉल्वेट कर सकता है। ये अगर एलिफेटिक ईथर्स होंगे तो एक मॉलिक्यूल एक ही तरफ से सॉल्वेट कर पाएगा। तो उस टाइप से अपन को जरूरत पड़ती है ईथर्स वगैरह की या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये तो सॉल्वेंट की बात हुई। और सॉल्वेंट की बात जहां जहां मतलब जिस रिएक्शन में अपन को सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको वहां बताता रहूंगा। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ये क्या होता है? तो दोनों अलग अलग है और दोनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। बेसिसिटी थोड़ा सा कम पार्ट है तो अपन पहले बेसिसिटी को पढ़ लेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद तुम्हारा क्लास है? हाँ सर, फिजिक्स हाँ सर। तो फिर अपन रुक जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर इसमें आराम से पढ़ेंगे। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी